फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम आज पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे स्टेट एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में, एनी अदर एग्ज़ाम्स में। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग आज ऐसे मौर्य वंश को पढ़ेंगे कि इससे क्वेश्चन आए तो बाहर ना जाएँ। ओके, देन अच्छे से पढ़िएगा और पूरे ध्यान से पढ़िएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे अलग अलग टॉपिक्स मैं लाती रहूं और आपको अच्छे से समझाती रहूं। ओके। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था। तब चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, मगध के राजा घनानंद को बताने आया, ताकि मगध के राज्य को खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बात नहीं मानी और चाणक्य का अपमान भी किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। उस समय भारत छोटे छोटे गुटों में विभक्त था, जिसमें शाक्य और मौर्यों का प्रभाव ज़्यादा था। चंद्रगुप्त इस जाति के गण प्रमुख का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो भी सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय जो है आप देख सकते हैं, जब उन्होंने अपना मौर्य वंश स्टार्ट किया, मतलब जैसे कि अभी मैं इसको बताऊंगी और अच्छे से। फिलहाल तो मैंने अपने नोट्स बता दिए आपको, देन अभी इसको शॉर्ट में बताऊंगी। तो उस समय आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक ये जो मौर्य वंश था इतना फैलाया गया था। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक इसका फैलाव आया था। और फारस से लेके बंगाल तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। हम ऑफकोर्स हमारे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इतना फैलाया हुआ था। उसके बाद से जो हम देख सकते हैं, हमारी फर्स्ट बुक आ गई है इसमें, जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति जो था। सेल्यूकस सिकंदर कौन? वही जो घनानंद के टाइम आया था मारने के लिए, अटैक करने के लिए, बट वो लौट गया था। तो उसने अपने सेनापति को भेजा था, वो भी हारा गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और संधि के स्वरूप सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस ने मैक्सनिच को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त दरबार में भेजा। उसके बाद से मैक्सनिच ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। सेकंड पुस्तक आ गई, जिसमें मौर्य साम्राज्य की भव्यता और शासन प्रणाली का सजीव वर्णन किया गया। आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र में क्या हुआ था। ये सब चीज़ें जो है प्रीलिम्स मेंस में आप काम देती हैं। प्रीलिम्स में देखिए, जैसे इसमें आ सकता है अर्थशास्त्र में क्या आया था, प्रशासनिक नियमों के बारे में लिखा गया था। एंड मैक्सनिच ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें क्या था, हम जो है मौर्य साम्राज्य की भव्यता और शासन प्रणाली का सजीव वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये भी नोट करने वाली बात है कि वो किस धर्म के अनुयायी थे। ओके, मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर में जाकर तपस्या में लीन हो गए, वहीं देह त्याग किया, जिसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। किसने किया था संलेखना? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप यूपीपीसीएस पे देख सकते हैं। यूनानी लेखक किसने? जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सैंड्रोकोटस। ऐसे ही आगे इनके पुत्र को भी कुछ कहा जाएगा, उनके नाम भी बताए जाएंगे आपको कहा। जबकि एपियन और प्लूटार्क, जस्टिन, एपियन, प्लूटार्क, आप इनके नाम भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा है। ओके, आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो एपियन है, जस्टिन है तो सोच लगाया है तो सैंड्रोकट्स, और एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकट्स। ओके, बौद्ध साहित्य ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। महावंश में मिला है चंद्रगुप्त का उल्लेख, जिसमें उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। विशाखा दत्त जो थे तीसरे थे, जिन्होंने बुक लिखी है मुद्रा राक्षस।
मतलब इनमें इसमें मौर्य साम्राज्य में मैं बता रही हूँ, वैसे तो बुक्स में बहुत सारी लिख गई हैं बट इसमें मैं बता रही तीसरे हैं द्वारा रचित मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विश्व शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निम्न मूल या छोटी जाति होता है। क्या विशाखादत्त ने मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम रखा? विश्व, और जिसका मतलब होता है छोटी जाति। चंद्रगुप्त के दक्षिण में विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुन्नानूर में मिलता है। अहनानूर और मुन्नानूर कहाँ की मतलब ग्रंथ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका तमिल ग्रंथ है। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखनीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ये हमारे हैं चौथे जिन्होंने अपना जूनागढ़ अभिलेख लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही इसमें लिखा गया है। एंड भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, पर फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा हुआ है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर कौन? जो सिकंदर ने भेजा था अपना सेनापति, वही हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के शादी के बदले में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी पुत्री को मतलब ये सब दिए थे, आप देख सकते हैं। यही आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने तो पूरा मतलब दहेज में पूरा मतलब पाकिस्तान ही ले लिया था। तो यही आप समझ सकते हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया हम लोगों ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए हैं। प्लूटार्क ने, मतलब ये भी जो है अभी आपने बताया था, इन्होंने अपने मतलब बुक में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेनाएं थीं, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। ओके, ये सारे नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, प्लूटार्क, जस्टिन, एपियानस, मतलब आप देख रहे हैं इन तीनों का नाम पहले भी आया और अभी भी आया है। ओके, देन अब जैसे कि उन्होंने यहाँ हमारे संलिखना ले लिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, देन अब बिंदुसार जी बैठेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 तक बैठे, मतलब शॉर्ट में मैंने साइड में लिख दिया है। 298 तक बैठे और उसके बाद बिंदुसार आए और वो 298 से 272 ईसा पूर्व तक बैठेंगे। चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर आसीन हुआ। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्गदा देवी, पत्नी सुभद्रांगी। अभी इसको मैं शॉर्टकट में और बताऊंगी आपको, फिलहाल मैं डिटेल में थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ शॉर्ट में ही जाने और डिटेल में कुछ ना पता हो आपको। ये देखिए, बिंदुसार के नाम को लेकर कई मतभेद हैं। पुराणों के अनुसार बिंदुसार को वारिसार, भद्रासार पुकारा गया है पुराणों में, तो सार ही है लास्ट में, समझ जाइए, वारिसार, भद्रासार। वहीं जैन ग्रंथ में सिंहासेन, राजबलिया कथा के अनुसार पुकारा गया है सिंहासेन। ओके, परंतु बौद्ध ग्रंथ में महावंश और दीपवंश में बिंदुसार वैसे सार हैं, पर देखिएगा बिंदुसार हैं आपकी बार, भद्रसार और वारिसार नहीं है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। पुराणों में वारिसार और भद्रसार हैं और बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार हैं। ओके, जैसे ब से ब इसका थोड़ा बहुत समझ जाइएगा से पुकारा गया है। चीनी ग्रंथ का यूएन चुलीन में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। ओके, बिंदुपाल चीनी ग्रंथ में। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमृतोकेटस एंड अमृतघात, जहाँ अमृतघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शॉर्ट में आप देख सकते तो यहाँ देखिए प्री में जैसे पूछा जाता है, बिंदुसार बौद्ध ग्रंथ में, वारिसार, भद्रसार पुराणों में, सिंहासेन जैन में, बिंदुपाल चीनी में, अमृतकेटस अमृतघात यूनानी में। ओके, जो अभी हमने पढ़ा। और उसके बाद से बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे थे जैन संप्रदाय के। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहाँ इसका पुत्र सुसीम, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, सुसीम पहला पुत्र था, वो गया था, ठीक है, वो वहाँ से हार गया, जो विद्रोह को मतलब नाकाम रह गया हराने में, जिस कारण बिंदुसार अपने दूसरे बेटे अशोक को वहाँ भेजा, जिसने विद्रोह को दबा दिया। देन सुसीम को तो मतलब नाकाम ही समझा गया कि मतलब ये तो राजा बनने लायक है नहीं, तो देन अशोक को सोचा गया कि अशोक बने, पर अशोक को उससे पहले अपने 101 भाइयों को मार गिराना था, तो उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था। उसके बाद से उस महान सम्राट अशोक कहलाए और अपनी राजगद्दी पर बैठे।
देन अभी इनको अशोक को बैठाया जाएगा 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक माता सुभद्रांगी का पुत्र था। अशोक पत्नी महादेवी थी जो कि शाक्य कुलीन विदिशा का राजकुमारी थी। बिंदुसार के 101 पुत्रों में सुमन जो कि सुसीम था फर्स्ट, सबसे बड़ा बेटा, अशोक दूसरा था और तिष्य सबसे छोटा बौद्ध ग्रंथ में शामिल हुआ था, तो उसको राजगद्दी से मोह नहीं था, तो वो तो बच गया था। वैसे अशोक के राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। गॉटेड 99 भाई, इंग्लिश स्रोत में लिखा है ये सब चीज़। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक की 2 पुत्रियां थीं, चारुमती और संघमित्रा। संघमित्रा तो श्रीलंका चली गई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और जो बची चारुमती, चारुमती को नेपाल में देवपतन नगर बसाया गया था उनके लिए। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वित्सा नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। ओके, और ये कहाँ बताया गया है? राजतरंगिणी में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु कब आए थे? जब इन्होंने बहुत बड़ा मतलब युद्ध किया था उस टाइम, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। उस टाइम ये उपगुप्त आए और इन्होंने इनको शिक्षा दी थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैर थे, राजतरंगिणी में बताया गया है, बट नो इसमें तो बताया गया, आगे चल के हम लोग को पता चलेगा। अशोक के धर्म की व्याख्या राहुलोवात्सस से दी गई है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। आजीविकों के रहने हेतु, आजीविकों को किसने मतलब आजीविक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार, अशोक के पिता। और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? जैन धर्म। ओके, बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया। जो 4 गुफाएं थी उनका नाम था कर्ण, चोपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ओके, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का यूज़ है। लास्ट पेज है। अशोक के 7 स्तंभलेख थे। स्तंभलेखों में आप लोग देख सकते हैं प्रयाग स्तंभलेख, जो कि अकबर ने इलाहाबाद किला से रानी का अभिलेख कहा गया है, अकबर के इलाहाबाद किले से। दूसरा था टोपरा, जो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पहुंचा दिया था, इस पर 7वां अभिलेख का उल्लेख था। तीसरा था मेरठ, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पहुंचा दिया था। फिर था रामपुरवा, जो चंपारण बिहार में है। फिर था लौरिया और औरंगराज, जो भी चंपारण बिहार में है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, जो भी चंपारण बिहार में है। ये थोड़ा सा शॉर्ट में है। अब जैसे आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार ब्राह्मण धर्म और अशोक बौद्ध धर्म। ये ब्राह्मण धर्म को ही आजीविक संप्रदाय में हम ले सकते हैं। और जैन धर्म के समय मैक्सनीज आए थे। ब्राह्मण धर्म बिंदुसार के टाइम डायमेकस और अशोक के समय डायनोसियस। मौर्योत्तर साम्राज्य हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इसको, अब हमने जो इसका शॉर्ट नोट बनाया है उसको थोड़ा देख लें। तो जैसे कि ये 4th वंश था मगध का, जैसे हमने पहले 3 वंश पढ़ा दिए हैं, और ये सबसे अहम वंश है, मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसका पेपर में, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है मौर्य वंश। तो इसको स्टार्ट होने से पहले जो लास्ट 4th वंश था वो था नंद वंश। तो हम लोग देख सकते हैं नंद वंश का जो लास्ट राजा था वो था घनानंद। तो उसने अपमान किया था चाणक्य का, तो अपमान के बदले उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, और चाणक्य ने साथ लिखा था, साइड में मैंने लिख दिया है, शॉर्ट नोट है तो फिर थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक राजा, कश्मीर के राजा जो थे, उनकी हेल्प से घनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि हमारा 5th वंश है। तो इस मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी तक रहे थे, ईसा पूर्व तक। और ये जो जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनके टाइम में ही सिकंदर ने सेल्यूकस को भेजा था युद्ध करने के लिए, तो इन्होंने हरा दिया था। देन सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था मैक्सनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की थी। और फिर उसके बाद से हमारे आते हैं बिंदुसार मौर्य, जो 298 से 272 तक रहे थे, और उन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे वो, और उनके टाइम पे टाइमेकस आए थे। उसके बाद आते हैं अशोक,
जो 273 से 232 तक रहे। और उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके टाइम पे डायनोसियस आए थे। और फिर जो एक और लास्ट क्वेश्चन बच जाता है जो हमने लॉन्ग डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो शॉर्ट में उसको भी हम देख लेते हैं। जो लास्ट राजा होता है वो मौर्य वंश का, वो था वृत्रथ। और वो जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया था 185 ईसा पूर्व में। देन ये मौर्य वंश जितना हमने डिटेल में पढ़ा है उसमें से अब मौर्य वंश का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस ऐसे ऐसे ही अगर डिटेल में हर साम्राज्य हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।